नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 25 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। वे 1915 में भारत लौट आए। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, रॉलेट सत्याग्रह भारत में उनका पहला आंदोलन था। ऊपर दिए कथनों में कौन सा या कौन से सही है आपको ये बताना है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष लगभग 20 वर्ष व्यतीत किए थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था कहां पर, साउथ अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय फार्म का एस्टैब्लिशमेंट महात्मा गांधी ने कहां पर किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। तो बोला जाता है मेकिंग ऑफ गांधी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने यह समझ लिया था कि सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इन सब का अपना एक इम्पोर्टेंस है और वहां से वो ये सारी चीजें सीख कर आते हैं। और आप भारत में जब वो लौटते हैं तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों पर भी ध्यान देते हुए चलिए। जो फैक्ट्स बता रही हूं उसको तो नोट करिए, लेकिन प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए। 1915 में महात्मा गांधी लौटते हैं और आपको पता है 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं और 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। तो जब महात्मा गांधी लौटते हैं भारत तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि उनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है, पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, वो महात्मा गांधी से कहते हैं कि 1 साल तक पहले भारत का भ्रमण करो। और महात्मा गांधी पॉलिटिकली इनएक्टिव रहते हैं 1 साल तक। वो कहते हैं मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा जो कि सत्याग्रह, नॉन वायलेंस के पद पर चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह भारत में उनका पहला आंदोलन था, नहीं। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो था वो किसान आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह था ना। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917 में हुआ है, ये याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है। महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। महात्मा गांधी ने का पहला पब्लिक अपीयरेंस कहां पर हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध के दौरान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का पहला पब्लिक अपीयरेंस भारत में हुआ था 1916 में, जब बीएचयू का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। 1915 में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि महात्मा गांधी भारत लौट तो आए थे, लेकिन 1 साल तक वो भारत का भ्रमण कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहीं पर भी कोई स्पीच नहीं दी थी। 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था बनारस में, तब यहाँ पर उनके पहला पब्लिक अपीयरेंस हुआ, उन्होंने भाषण दिया। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल होने वाले में शामिल थे। कौन कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में था, तो याद रखिएगा ABCD में से जो सही उत्तर है वो है सी, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। सी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए, क्लास कहीं पर भी ऐसा लगे कि वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता है तो आप अपने अनुसार वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों माध्यम में प्रश्नों को इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री है, कहीं पर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है जहाँ पर ट्रांसलेशन की आवश्यकता हो। हिंदी में समझ में आ रहा होगा आप सभी को, लेकिन अगर बाई चांस आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आने वाले क्लासेस में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच करने के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था।
दूसरा है चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। 1916 में एक सेशन हुआ था जिसे हम लखनऊ सेशन कहते हैं। लखनऊ सेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया था कि आप चंपारण चलिए और उन्हें तीन कटिया सिस्टम से अवगत कराया था कि चंपारण में जो किसान हैं उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था महात्मा गांधी को, ये गलत है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल होना चाहिए। हाँ, ये सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ सम्मिलित थे। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जो जांच आयोग थी, जो इंक्वायरी कमेटी थी, उसके सदस्य महात्मा गांधी थे। तो कौन सा कथन आपका सही है? केवल 2। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है क्लास, चलो अब यहां पर चंपारण आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि चंपारण आंदोलन से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में बनता है तो आप उसे सही करके आएंगे, क्योंकि एक टॉपिक से मैक्सिमम कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो मैंने आपको बताया कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। तो ये दोनों प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, अच्छा, चंपारण सत्याग्रह किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ध्यान रखिएगा, चंपारण को जब हम बात करते हैं वहां पे किसानों को दिक्कत क्या थी? किसानों ने एक डील साइन की थी यूरोपियन प्लांटर्स के साथ कि वो अपने लैंड के 3/20 हिस्से में नील की खेती करेंगे, इंडिगो उगाएंगे। ठीक है, और वो उगा भी रहे थे। अचानक से जो जर्मन डाई थी वो मार्केट में आ गई और जर्मन डाई के मार्केट में आने की वजह से जो इंडिगो की डिमांड थी, जो नील की डिमांड थी, वो घट गई। अब यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो लॉस में जा रहे थे क्योंकि नील की डिमांड अब घट गई है। तो अब यूरोपियन थे भाई, अपने आप को सर्वोसर्वा समझते थे, वो लॉस सफर कर सकते नहीं, वो लॉस नहीं सफर करेंगे। तो वो अपने इस लॉस को कहीं ना कहीं किसानों से भरना चाह रहे थे। तो उन्होंने किसानों से कहा था 3/20 हिस्से में अभी भी आपको नील की खेती ही करनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ये नील की खेती की जगह आप कोई दूसरा क्रॉप उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, तभी हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने खुद के जमीन पे 3/20 हिस्से पे नील की खेती ना करके दूसरे क्रॉप को उगाइए। तो समझिए कैसे वसूल कर रहे थे वो। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 1916 में फरवरी में, ठीक है, BHU का उद्घाटन हुआ और उसी में महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण दिया था, कि याद रखिएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक आपको। फिर भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वो चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां पर चलाया था? चंपारण में चलाया था। चंपारण कहां पर है वर्तमान में? बिहार में है। ठीक है, चंपारण जनपद के 3 कटिया सिस्टम का क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था कि 3/20 भूभाग में, ठीक है, जमीन के 3/20 हिस्से पर किसान जो है वो नील की खेती करेंगे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्या के समाधान हेतु था। तो इस तरीके से प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? तो चंपारण से आरंभ किया था। ये भी लिख लीजिए एक जगह। चंपारण
सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। देखिए, एक चीज समझिए, महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट था उसे मास मूवमेंट बनाया, लोगों को कनेक्ट किया। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह या किसानों से जुड़ा था। इसे 3 कटिया के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जो थे वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित थे। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई, देखिए, किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की थी। ठीक है, उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटाने की बात को मंजूरी मिली? 25%। जो भी किसानों से अवैध रूप में राशि यूरोपियन ट्रेडर्स द्वारा वसूली गई है उसका 25% वो किसानों को लौटा देंगे और वो अब उनको फोर्स नहीं करेंगे कि वो अपने 3/20 हिस्से पर नील की खेती करें। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये स्टेटमेंट दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अब देखिए क्लास, किसी परीक्षा में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था जो कि महात्मा गांधी का था, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया होगा इस तरीके से कि कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित होती है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया है? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है क्लास, तो इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने चंपारण सत्याग्रह की बात की है तो हमने किसानों की बात की थी। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो मिल वर्कर से रिलेटेड है। ठीक है, मिल मजदूरों से रिलेटेड था। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। एक तरफ मिल ओनर थे साराभाई और दूसरी तरफ मिल वर्कर्स थे। ठीक है, जो कि डिमांड कर रहे थे कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण जो महंगाई थी वो बढ़ गई थी और मिल वर्कर्स की ये डिमांड थी कि जो बोनस उनको दिया जा रहा था, अगर उस बोनस को वापस बंद किया जा रहा है या बंद कर दिया जा रहा है, वापस ले लिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, तो उस केस में उनकी जो सैलरी है, जो आय है, उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मिल ओनर थे वो उसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में मिल ओनर की ही जो बहन थी अनसुईया साराभाई, उन्होंने मिल वर्कर्स के साथ उनका सहयोग किया। ठीक है, उनके साथ खड़ी हुई अनसुईया साराभाई मिल वर्कर्स के साथ, ध्यान से समझिएगा, और महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी जो थे वो मिल ओनर के दोस्त थे उस समय, और महात्मा गांधी ने लेकिन किसका साथ दिया है? किसानों का साथ दिया है। जब उन्होंने पूरे मैटर्स को पढ़ा समझा तो उन्हें समझ में आया कि जो मिल वर्कर्स हैं उनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंक्रीमेंट है वो 35% होना चाहिए, ये डिमांड रखी गई। इस डिमांड को फुलफिल कराने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन भी किया, पहली भूख हड़ताल की। ठीक है, और किसानों से कहा कि भूख हड़ताल पर बैठते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर सबसे पहले किसी की मृत्यु होगी, भूख से कोई मरेगा तो वो मैं मरूंगा। महात्मा गांधी मिल वर्कर्स के साथ बैठकर उन्होंने भूख हड़ताल की थी। बाद में मिल ओनर्स को महात्मा गांधी की डिमांड को मानना पड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। यहां पर क्लास हम एक बार क्या करते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल की हड़ताल 1918। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह
कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए, जो आपके मिल के जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनके लिए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 के अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई थी? तो 35% वृद्धि हुई थी, ये याद रखिएगा। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था? तो महात्मा गांधी ने लेबर टेक्सटाइल अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन 1918 में किया था। गांधीयन इनोवेशन का क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए, ठीक है, अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हो। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सबसे प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सीके प्रहलाद द्वारा, ठीक है, एवं RA माशलेकर द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी प्रश्न आपको ऐसा लगता है कि हम पहली बार सुन रहे हैं या इसकी जानकारी हमको नहीं थी, उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा साइड में हो जाती हूं। हिस्ट्री है तो इंग्लिश हिंदी में दिक्कत नहीं हो रही होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। यहां पर 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। 1916 के लखनऊ पैक्ट को हम क्या कहते हैं? ये पैक्ट था किसके किसके मध्य? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग किस चीज की डिमांड करती है? पृथक निर्वाचन की डिमांड करती है, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। और मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 में, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी डिमांड को कब एक्सेप्ट करती है? 1916 में लखनऊ सेशन में। तिलक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर के विरुद्ध थे, ये गलत है। अगर देखें तो लखनऊ समझौते में बहुत बड़ा योगदान था तिलक का और जिन्ना का, ठीक है। तो यहां पर आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कौन सा सही है? केवल एक जो है वो आपका सही है, ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि तिलक, बाल गंगाधर तिलक along with मोहम्मद अली जिन्ना played an important role in signing of the pact, ठीक है। अच्छा, 1916 में ये सेशन कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था, याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज होगे, ठीक है। और बनारस का इनॉग्रेशन कब हुआ है, उद्घाटन कब हुआ है? तो वो फरवरी 1916 में हुआ है, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण दिया था। और लखनऊ पैक्ट, लखनऊ वाला सेशन कब हुआ है? 1916 दिसंबर में, ये भी याद रखिएगा। चलो, अच्छा, अब थोड़ा सा होम रूल लीग से रिलेटेड चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई है। अच्छा, होम रूल मूवमेंट की अगर हम बात करें, होम रूल लीग आंदोलन की बात करें, तो ये किसके दिमाग की उपज थी? उपज भी नहीं बोलना चाहिए। किसने इसके बारे में सबसे पहली बार बोला था? तो इसके बारे में सबसे पहली बार एनी बेसेंट ने बोला था। एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश वीमेन थी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी। आयरलैंड में इस तरीके का मूवमेंट पहले ही चल रहा होता है, तो उसी के तर्ज पे एनी बेसेंट भारत में भी होम रूल आंदोलन शुरू करना चाहती हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट का पहले स्टार्ट हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक का, तो आप क्या उत्तर देंगे? बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट पहले ही स्टार्ट हो गया था। कुछ प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? तो कॉमनवेल्थ में इसके बारे में किसने बताया था? एनी बेसेंट ने बताया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो तिलक ने की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनी बेसेंट जो आयरिश वीमेन है और आयरलैंड में पहले ही होम रूल आंदोलन चल रहा है उनके कंट्री में, तो उनको पता है कि होम रूल आंदोलन क्या है, तो उसी के तर्ज पे वो यहाँ पर भी शुरू करना चाहती हैं। लेकिन तिलक के होम रूल लीग की स्थापना
एनी बेसेंट के होम रूल लीग के पहले ही हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, एनी बेसेंट भारत आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने, ठीक है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है, तो मैडम ब्लावस्की और ओलकॉट का नाम याद रखिएगा। एनी बेसेंट इसकी फाउंडर नहीं है, हाँ इसकी मेंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ये भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहां पर की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना पूना में की थी, ठीक है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा, याद रखिएगा जोसेफ बैप्टिस्टा का नाम। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के प्रथम सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो तिलक का होम रूल है उसकी स्थापना एनी बेसेंट के होम रूल के पहले हुई थी, 1916 में अप्रैल में हुई थी। कहां हुई थी, पुणे में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है। और इसके प्रथम सचिव कौन थे, एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, सितंबर 1916 में। ईयर दोनों का सेम है, दोनों के होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही हुई है, लेकिन तिलक के अप्रैल में हुई है और इनकी सितंबर में हुई है, ठीक है क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है उसके सचिव कौन है, तो वो जॉर्ज अरुंडेल है। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, ठीक है। तो यहां पर एनी बेसेंट का नाम दिया होगा इसलिए लिखा है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1916 की बात की जाए और वहां पर आपको बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग दिया रहे तो आप उन पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये चीज तो क्लियर हो गई है कि इनके होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल में हुई है, एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना सितंबर में हुई है। चलो, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1915 से 16 में किन दो नेताओं द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया था, तो तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे, तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग में सम्मिलित थे मोहम्मद अली जिन्नाह, याद रखिएगा। किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। यह स्टेटमेंट दिया गया था एनी बेसेंट द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा था, होम रूल आंदोलन। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो दो तीन चीजें दी रही होगी उसमें। ओलकॉट जो है उनका होम रूल लीग में योगदान नहीं था। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो मैडम ब्लावस्की और ओलकॉट का नाम आप याद रखिएगा, वो उससे संबंधित थे। होम रूल आंदोलन में मुख्यतः कौन जुड़े थे, तो एनसी केलकर थे, एनसी केलकर बीजी तिलक के उसमें सचिव थे। यहां पर आपको जो पेपर में नाम दिया रहा होगा एनी बेसेंट, बीजी तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर का, ठीक है। तो याद रखिएगा एनसी केलकर भी सही है, गलत नहीं है। चलो, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। वो क्या था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट की। होम रूल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, वो था कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, दिसंबर में, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए ये उत्तरदायी थी, सही है। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य ये बनी थी कब, 1889 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार इन्होंने अध्यक्षता भी की है 1917 में, ठीक है। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, एनी बेसेंट द्वारा रखा गया था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, महात्मा गांधी को निर्वाचित किया गया था, याद रखिएगा 1920 में, ठीक है। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम क्या रख दिया था, स्वराज सभा, 1920 में। और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, महात्मा गांधी को। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा क्लास। चलो,
यहां पर देख लो, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली को किस वर्ष स्वीकार किया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है 1916 में। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रश्न को देखो, काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन करो इसको, इस प्रश्न को। भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाल पाल लाल ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, गरम दल के नेता है ना। बाल पाल लाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक। और जब हम होम रूल लीग की बात करते हैं, होम रूल आंदोलन की बात करते हैं, तो इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, गरम दल के नेता है, ना कि उदारवादी नरम दल के। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, लिबरल नहीं थे ये। तो एक यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, कैंसिल कर दो। दूसरा देखते हैं, 2 होम रूल लीग थी, बिल्कुल सही है, एक बाल गंगाधर तिलक की, एक एनी बेसेंट की। आंदोलन मजबूत हो गया क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य जन आंदोलन शुरू नहीं किया जा सका, ये भी सही है, ये भी एक रीजन था कि विश्व युद्ध के दौरान और कोई आंदोलन नहीं था, इस वजह से होम रूल आंदोलन जो था वो आपका मजबूत हो गया था। सरकार आंदोलन के प्रति गैर प्रतिक्रियाशील थी, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी आंदोलन होगा और आपको लगता है कि सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, हाँ, तो ये गलत है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात की गई है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंस, बिल्कुल सही है। 2 एक्ट है, 1919 और 1935। ठीक है, जब हम 1919 की बात करते हैं तो यहाँ पे द्वैत शासन जो है, डायरकी जो है, वो प्रोविंस में लागू की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1935 में ये जो डायरकी है वो प्रांतों से हटाकर सेंटर में लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये सही है। फिर आपको दिया गया है, देयर वेयर इलेक्टेड मेजॉरिटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और सी आपको दिया गया है, ऑल द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेयर गिवन इन द हैंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बताइए क्लास, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या पूछा गया, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है, नन ऑफ द अबव आर गलत, मतलब कोई भी आपका गलत नहीं है, तो इसको कर लो ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, ऑल सब गलत है, ये कर लो, ऑल कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। जितने तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं सब गलत है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत कौन सा है, इन द प्रोविंस डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस, ये तो बिल्कुल सही है। There were elected majorities in the legislative assembly, ये भी सही है। All the provincial subject were given in the hand of legislative assembly, ये गलत है। अगर आपने देखा होगा, सब्जेक्ट्स तो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे। एक रिजर्व लिस्ट जो कि संरक्षित लिस्ट थी, जिसपे कि पूरा अधिकार किसका था, गवर्नर का अधिकार होता है, गवर्नर के पास पावर होती है। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट थी। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स तो थे वो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट में डिवाइड कर दिए गए थे। तो आपका सी जो है वो इनकरेक्ट है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर नन ऑफ द अबव, सी तो गलत है ना, तो नन ऑफ द अबव कैसे होगा? डी ऑप्शन कर लो, ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, खाली सी गलत है, ए और बी आपका जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले 1916 में जो अधिवेशन हुआ है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, ये हो गया दोनों। किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1916 के लखनऊ सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो अंबिका चरण मजुमदार ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प
पी कौन था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1907 का अगर समय आपको याद है, 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। गरम दल के नेता और नरम दल के नेता के बीच में दरार पड़ गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के मध्य। अब पुनः इनके बीच में दोस्ती कराने का श्रेय किसको जाता है, एनी बेसेंट को जाता है। यही प्रश्न पूछा गया है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कब स्वीकार किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कांग्रेस द्वारा कब स्वीकार की गई थी, 1916 में। अगर पूछा जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कब स्वीकार की गई थी, तो बोला गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, 1909 वाले में, मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1909 वाले में मॉर्ले मिंटो में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर दिया गया था। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था, तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसे क्या किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट अधिनियम पारित किया गया कब, कब नहीं, पूछा गया है किससे रिलेटेड था, कृषि सुधार लाने के लिए नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए, व्यापार का अनुकूल संतुलन रखने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो मेनली क्या था इसका मेन पर्पस, नेशनल और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कर्टेल करने के लिए इसको लाया गया था। काला कानून बोला जाता है ना, ब्लैक एक्ट बोला जाता है, बिना वकील बिना दलील वाला कानून इसे बोला जाता है। रॉलेट एक्ट के तहत अगर किसी को भी, मतलब किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप संदिग्ध हैं, ठीक है, तो आपका कॉलर पकड़ के आपको जेल में बंद कर देगा। आप दलील भी नहीं दे सकते, वकील भी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर ऑफिसर को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी बोला जाता है। समझने का प्रयास करिएगा क्लास। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने सहयोग किया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। पंजाब एक ऐसा एरिया था जहां से जो नौजवान थे वो भर भर के गए थे सोल्जर के रूप में, सैनिकों के रूप में, कि जाओ प्रथम विश्व युद्ध लड़ो और ब्रिटिशर्स का साथ दो। लेकिन पंजाब में उल्टा क्या हो गया, रॉलेट एक्ट ले आया गया। हमने आपका साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में और आप हम पे रॉलेट एक्ट लगा रहे हैं, हमारे वफादारी का इनाम आप हमको रॉलेट एक्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है उसी समय, आप समझिए। तो फिर लोगों में आक्रोश तो आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो, रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था, बिल्कुल सही है, ठीक है, विरुद्ध था ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को रख नहीं सकते। सामने कोई ऑफिसर खड़ा है, आपने अपनी बात को रखा, उसको लगा भाई ये तो गलत है, तो इसको उठा के बंद कर दो, तो नहीं भाई, सब डरे हुए हैं। इसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने समर्थन दिया था। अच्छा, कुछ राष्ट्रपति नेताओं द्वारा इसको समर्थन मिला होगा, वैसे नहीं मिला, एक मिनट रुक जाइए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये प्रश्न है, तो इट वॉज सपोर्टेड बाई सम ऑफ द नेशनल लीडर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब कुछ प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट अधिनियम को किस कमिटी की सिफारिश पर आधारित था, तो सेडिशन कमिटी के। दी एनार्किकल एवं एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, एनार्की है ना, द एनार्किकल एवं एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1960 को हम किस और नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था, 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। ये हो गया दोनों। रॉलेट एक्ट किस वाइसरॉय के काल में पारित हुआ था? तो उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट समेकित रूप से क्या था? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया था और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी थी। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? 1919 में। ये हो चुका है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप याद रखेंगे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। साहसिक कदम बोला गया है क्योंकि अभी तक जो सत्याग्रह थे वो एक स्पेसिफिक लोगों को लेकर थे। जैसे अगर हम बात करें आपसे, चंपारण सत्याग्रह में किसानों के मुद्दे को महात्मा गांधी ने लिया था। अहमदाबाद आंदोलन की हम बात करें तो उसमें जो मिल के मजदूर थे उनके वो मुद्दा था। फिर खेड़ा सत्याग्रह में भी किसान मुद्दे थे। ठीक है। यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह जो था इनका पहला साहसिक कदम माना जाता है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुई थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। किस अधिनियम में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया गया था? तो वो आपका मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने निषेध किया था। रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान। अरे भाई, आप फ्रीडम छीन ले रहे हो लोगों का एक्सप्रेस करने का। जिसको भी मन करेगा उसको जेल में बंद कर दोगे। बिना वकील बिना दलील वाला कानून आप इसे बना के रखे हो। किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो किचलू ब्रदर्स, याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए क्लास, प्रश्न इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अगला हम देखते हैं प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट का अधिनियमन। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन की, ये तो आपका बाद में है। ठीक है, 1920, 21, 22 ये सब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का समय है। कम्युनल अवार्ड 1932, साइमन कमीशन आपका 1927-28 तो बाद में है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? किसने कहा था? तो दीनबंधु CF एंड्रू द्वारा बोला गया था ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार को। के ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने। मूवी भी बनी है ना शंकर नायर पे, अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। ये भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे दिया गया था? तो वही कार्य महात्मा गांधी को दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920। माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ किस लैंग्वेज में लिखी थी? गुजराती में। ठीक है, महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में 3 कटिया प्रथा का इसमें वर्णन किया गया है। चंपारण सत्याग्रह का, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार का भी वर्णन किया गया है। ठीक है,
चलिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो होम रूल की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी। मैंने आपको बताया था, होम रूल लीग की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है 1920 में, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है, किससे दी है? मॉर्टिन ग्रीन को दी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर है रॉलेट सत्याग्रह। चलो, तो ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास हम ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे क्लास, इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत से। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन मैं जानबूझ के इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और आप में से जो स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ बने हुए हैं उनको ये चीज़ आप ही लोग ने बोला था कि मैम वन लाइनर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए चलिए रिवीजन हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये यूजफुल है ना वन लाइनर क्वेश्चन भी? हम सारे सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से कवर करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है साइंस के प्रश्नों को इंक्लूड करने के लिए, तो साइंस के प्रश्नों को भी हम इंक्लूड करेंगे। जो रिसेंट ट्रेंड है साइंस के क्वेश्चंस का, पहले हम उसे देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं और उसी के अनुसार हम प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। तो कहीं पर भी क्लास कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। और लास्ट में यही कहूँगी कि ठीक है, ये जो प्रिपरेशन फेज़ होता है क्लास, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, आपके मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत लोग बहुत परेशान हैं, तो उनके मैसेजेस आते हैं तो मुझे भी पढ़ के दुख होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं अपने स्टूडेंट से क्या कहूँ? देखिए क्लास, एक है ना, एक कविता है, ठीक है, अपना अपना युद्ध सबको लड़ना पड़ता है, ये याद रखिए, सबको अपना अपना युद्ध लड़ना पड़ता है। अगर आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये याद रखिए। इतनी अच्छी लाइन लिखी है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। कितनी अच्छी लाइन है। ठीक है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये जो स्ट्रगलिंग फेस है, ये जो युद्ध है, वो सबके जीवन में है। आज जो ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, आप उनसे मिलिए तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हमें अपने समय में हमने बहुत मेहनत की, रात दिन एक किया, तो आज हम इस पोजीशन पे बैठे हैं। तो कर्म आप सबको करना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कर्म के साथ साथ आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए क्लास, अपने पे भरोसा रखिए, अपना कर्म करिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, हमेशा अच्छा सोचिए, जीवन में अच्छा होगा। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी जाइए अच्छे लोगों के बीच में बैठिए। अच्छा, एक चीज और बोलूंगी मैं, जैसे क्रिटिसिज्म अच्छी चीज होती है। मैं आपको एक चीज बोलूं, क्रिटिसिज्म अच्छी चीज होती है। कई बार हमें हमारी गलतियां हमें कोई बताता है तो ये अच्छी बात है, हमें उन गलतियों को सुधार करके जीवन में आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, अनिवार्य भी है। मैं आपसे खुद कहती हूँ, मैंने आपसे कई बार कहा, असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आपको सुधार तो करना ही है, लेकिन जीवन में बहुत बार ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो आपको बस बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। ठीक है, और अपने आप पे फोकस करिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत मैटर करती है क्लास। अपनी गलतियों को देखिए, सेल्फ एनालिसिस करिए और उनको इंप्रूव करिए। रोज मॉक टेस्ट लगाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करिए डे बाय डे, और जहां पर भी आप गलत कर रहे हो, गलती कर रहे हो, उसको वहां पर सही भी करते हुए चलो। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कोई खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, और हम खुद अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हुए चलें। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है।
किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। आने वाले क्लासेस में मैं उन टॉपिक को, उन सब्जेक्ट्स को कवर करूंगी ताकि आपको मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद क्लास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 लॉन्च किया गया है। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए। आपको सारी डिटेल जो है वो इस नंबर पर बता दी जाएगी। कोई भी क्वेरी है, कुछ प्रश्न आपको पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।